हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें 545 वैकेंसी रिलीज की गई है अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की रेगुलर बेसिस पे। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं ये ईएसआई डिपार्टमेंट में है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रहेगी। और कौन कौन सी पोस्ट है, एक तो है यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की, एक है यहाँ पे स्टेनोग्राफर की और एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। कहाँ के लिए ये है दिल्ली रीजन इन ईएसआई कॉर्पोरेशन में रहेंगी ये वैकेंसीज जो हैं। देन यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। इसकी वेबसाइट है यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, इसके थ्रू ही करना है। देन यहाँ पे यही पोस्ट वाइज दी हुई है कौन कौन सी जो वैकेंसीज है ये रेगुलर बेसिस पे रहेंगी। यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है वैकेंसी की कि टोटल वैकेंसी कितनी है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टेनोग्राफ इसकी दे रखा है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की दे रखा है। टोटल जो है 235 वैकेंसीज है। यहाँ पे जो अनरिजर्व की 90 है, एससी कैटेगरी की 48 है, एसटी की 19 है, ओबीसी की 55 है एंड डीडब्ल्यूएस कैटेगरी की 23 है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों में दे रखा है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखा है कि उनमें अलग है। देन यहाँ पे एक्स सर्विस मैन की है, ये 23 है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखी है स्टेनोग्राफर की, टोटल जो है 18 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे 8 अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 जो है एससी कैटेगरी की है, 2 एसटी कैटेगरी की है, 6 जो है ओबीसी कैटेगरी की है, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। और यहाँ पे दे रखे है जो पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी ए है उसमें 1 है और इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है उनकी जो है 3 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसकी जो यहाँ पे दे रखे है 292 इतनी वैकेंसीज है। यहाँ पे 130 रहेगी अनरिजर्व की, 5 रहेगी एससी की, 20 रहेगी एसटी की, ओबीसी की है 108 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 29 है। इसके अलावा यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी की दे रखी है कैटेगरी ए में 5 है, कैटेगरी बी में 5 है, कैटेगरी सी में 4 है, कैटेगरी डी एंड ई में 4 रहेगी। और जो एक्स सर्विस मैन है उसकी 17 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे है अभी कौन कौन सी रहेगी, जैसे फंक्शनल बैंक जो यहाँ पे इन्होंने दे रखे जो पीडब्ल्यूडी है भी कौन कौन सी रहेगी। यहाँ पे जो अपर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए कौन कौन सी है, यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या उनके लिए चाहिए, मतलब जो कैंडिडेट है वो कैसे सिटिंग के लिए, स्टैंडिंग हो, वॉकिंग हो, मैनिपुलेशन बाय फिंगर मतलब उनसे कर सकता हो क्योंकि ये वर्किंग रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने ऐसे स्टेनो की दे रखी है, एमटीएस की दे रखी है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे दी हुई है कि जो भी ये वैकेंसीज है ये जो इसमें जैसे यहाँ पे इन्होंने दी है ये इन्हीं में ही इंक्लूड है, अलग से नहीं है। देन ये लिखा है कि जो भी वैकेंसीज हैं वो चेंज हो सकती है, अगर मतलब कुछ भी मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे पे स्केल दिए हुए क्या रहेगा, यूडीसी एंड स्टेनोग्राफर का जो है वो जो पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी जो उनकी सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 के बीच रहेगी। 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट जो है एमटीएस का रहेगा, इसका जो रहेगा पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी उनकी जो सैलरी है 18,000 से लेकर 56,900 के बीच रहेगी एज पर जो 7th पे सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके लिए कि जो भी इसके लिए होंगे इन एडिशन टू पे उनको जो एलिजिबल होंगे डीए के लिए, जो भी उनका डीएनएस अलाउंसेज होता है, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेज एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, जो भी अदर अलाउंसेज उन्हें मिलते हैं वो जो भी उन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पे उनकी असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड जो भी अदर क्वालिफिकेशन है क्या चाहिए होगी, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या चाहिए, लिखा है कि डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए आपकी। और इसके अलावा लिखा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग उनके जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए वर्किंग करने की, लाइक उन्हें जो है ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस की जो है प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उन्हें कैसे मतलब यूज करना है कैसे नहीं करना है। नेक्स्ट जो है स्टेनो के लिए लिखा है कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है एजुकेशनल 12th पास होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। सेकंड यहाँ पे जो है इसका स्किल टेस्ट दे रखा है, क्या रहेगा, डिक्टेशन दे रखी है आपकी जो 10 मिनट्स की होगी, 80 वर्ड्स पर मिनट होंगे। देन उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा इंग्लिश में 50 मिनट्स का, हिंदी में होगा 65 मिनट्स का। ये आपका जो भी होगा ट्रांसक्रिप्शन ये कंप्यूटर में होगा। नेक्स्ट जो है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इन्होंने लिखा है कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। देन यहाँ पे लिखा है कि जो भी अगर कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे इन्होंने नोट दिया कि कैंडिडेट की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अगर उन्होंने नहीं की है, जो भी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट तक है उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन देखी है, तो वो इसके लिए अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है और उन्हें अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एज लिमिट दे रखी क्या है, जो अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर के लिए एज मांगी है वो 18 से 27 साल की मांगी गई है। उसके जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये एप्लीकेशन की रिसिप्ट की लास्ट डेट तक जो है आपकी एज काउंट की
की जाएगी, यानी कि जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2022 है, तो आपकी जो एज भी काउंट की जाएगी वो 15 फरवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। नेक्स्ट जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो एज मांगी है वो 18 से 25 साल की है। बाकी इन्होंने लिखा है कि जो ये सेम वही है कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी जो एप्लीकेशन के फॉर्म की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। यहाँ पे दे रखे कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेशन दे रखी है कौन कौन सी कैटेगरीज को है, जैसे कि जो पर्सन अगर वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, जैसे SC है, ST है, OBC, PWD या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर फॉर जो ESIC के एम्प्लॉयज हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने नीचे यहाँ पे दी हुई है कि क्या क्या रिलैक्सेशन रहेगी। जैसे SC ST वाले हैं 5 ईयर्स की रहेगी, OBC वाले हैं 3 ईयर्स की रहेगी, और जो PWD वाले अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 10 ईयर्स की रहेगी, अगर वो OBC से हैं 13 की रहेगी, अगर वो ST SC से हैं तो 15 ईयर्स की रहेगी। देन जो एक्स सर्विस मैन है उन्हें अनरिजर्व है तो 3 ईयर्स की रहेगी, OBC है 6 ईयर्स की रहेगी, SC ST है तो उन्हें 8 ईयर्स की रहेगी आफ्टर डिटेक्शन ऑफ उनकी जो भी मतलब मिलिट्री सर्विस होगी उसको डिटेक्ट करके। यहाँ पे ESI एम्प्लॉयज के लिए दे रखा है कि क्या क्या रहेगी उसमें अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए, जैसे कि उनके इश्यू होती रहती है। और यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपकी एज वगैरह काउंट की जाएगी वो मतलब जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उस तक ही काउंट की जाएगी। यहाँ पे नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप लिख रखी है कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि इंडिया का सिटीजन होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर जो है वो नेपाल का भी, या फिर भूटान का भी, या एक तिब्बती रिफ्यूजी जो इंडिया में आया है 1 जनवरी 1962 से पहले विदा जो परमानेंटली यहाँ पे सेटल करने से के वे से आए हुए हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे दे रखे या फिर वो माइग्रेट हुए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, इस यहाँ पे जो इन्होंने कैटेगरीज दे रखी हैं उससे, तो वो यहाँ पे जस्ट इंटेंशन उनकी ये है कि वो परमानेंटली इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि प्रोवाइड जो कैंडिडेट यहाँ पे लिखा है कि जो B या फिर C या फिर D या फिर E इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें एक जो सर्टिफिकेट होगा एलिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया होगा कि हाँ भाई ये जैसा भी है यहाँ पे परमानेंटली के सेटल होने के वे से रह रहे हैं इंटेंशन से, तो उन्हें वो प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो, क्योंकि ये उनका मस्ट रहेगा जो अगर इन कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। लिखा है कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं 15 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इसके अलावा कोई भी अदर मोड से जो एप्लीकेशन है वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें हैं उन्हें मतलब माइंड में उन्होंने रख लेना है। फर्स्ट इन्होंने ये दिया है कि उन्होंने अपनी जो है फोटोग्राफ को स्कैन कर लेना है, जिसका यहाँ पे साइज दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि सिग्नेचर होने चाहिए विद ब्लैक इंक। जब ये मार्क कर देते हैं कि ब्लैक इंक से, तो आप मतलब कोशिश कीजिए कि इसी से ही हो। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने ब्लू से कर दिया, बिकॉज ये एक लिटल सा चांस ढूंढते हैं कि हाँ आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाए। तो बेटर रहेगा कि जैसा जैसा इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है आप वैसे वैसे ही जो है इनको फॉलो करें। नेक्स्ट आ जाएगा आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ये भी इन्होंने लिखा है कि ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक। यहाँ पे दोनों लिखा हुआ है कि हाँ ब्लैक भी और ब्लू इंक से जो है आपने अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना होगा। इसके अलावा लिखा है कि आपकी एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए ऑन अ व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक। जो टेक्स्ट गिवन बिलो है, नीचे टेक्स्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग है कि इंश्योरिंग दैट ऑल द डॉक्यूमेंट ऑल द स्कैन डॉक्यूमेंट्स अडेयर टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एज गिवन ऑन दिस रिक्वायरमेंट। ये आपने जो है अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक या ब्लैक इंक से लिखना है। देन लिखा है कि अगर आपने जो अपने सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में दिए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लिखा है कि आपका जो लेफ्ट हैंड आपने जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपना स्कैन करना है वो प्रॉपरली स्कैन करना है, स्मज नहीं होना चाहिए। अगर उसका लेफ्ट थंब नहीं है किसी कैंडिडेट का तो वो अपने राइट थंब जो है वो यूज कर सकता है अप्लाई करने के लिए। देन यहाँ पे लिखा है कि द टेक्स्ट फॉर हैंड रिटन इज, ये आपका रहेगा कि टेक्स्ट के जो इन्होंने यहाँ पे कहा था कि इंश्योर करने के लिए यहाँ पे लिखा था कि एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी जो इंश्योर करने के लिए होगी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट ढेर किए हैं इसमें जो भी अपलोड किए हैं वो एज पर एडवर्टीजमेंट है या नहीं है। तो ये वाली है आपने जो इसमें लिखनी है अपने ऑन राइटिंग में। आई यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज ट्रू, करेक्ट एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो करेक्ट है, सही है और वैलिड है। अगर जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तो मैं उन्हें रिप्रेजेंट करूंगा जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी, व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ेगी। देन ये लिखा है कि आपने जो ऊपर बताई हुई है ये जो भी डिक्लेरेशन है ये आपने खुद लिखनी है, हैंड रिटन एंड टू द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और जो लिखनी है सिर्फ इंग्लिश में ही लिखनी है, इन इंग्लिश ओनली। इफ इट इज रिटन या अपलोडेड, अगर ये किसी और ने
लिखी है और अपलोड की है इन अदर लैंग्वेज, किसी अदर लैंग्वेज में, तो ये जो लिखा है कि वैलिड नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कीप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आपने जो है अपने जो भी मतलब इसमें डिटेल्स भरनी है उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखनी है, चाहे आप फीस वगैरह पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी रखने हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया कि कैंडिडेट को जब भी अप्लाई करना है तो उसके पास एक वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक अपना फोन नंबर होना चाहिए जो एक्टिव होना चाहिए, जितना जब तक इसका प्रोसेस पूरा जो है कंप्लीट नहीं होना चाहिए हो जाता, क्योंकि जो ESIC है वो जो भी इंटीमेशन होंगे आपको जैसे कि आपको जो अपना कॉल लेटर करना होगा, इंटीमेट जो भी होगा वो एग्जामिनेशन के लिए वो आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल के द्वारा ही दिया जाएगा। अगर कैंडिडेट के पास अपनी एक वैलिड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी नहीं है तो उसे क्रिएट करनी होगी। अपना जो मोबाइल नंबर है अप्लाई करने से पहले ये दोनों चीजें उसके पास होनी चाहिए और उसे मेंटेन करके रखनी है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल गाइडलाइंस दे रखी है। प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन के लिए क्या दे रखे हैं ऑनलाइन के लिए, फर्स्ट इन्होंने दे रखे हैं कि टोटल आपके जो इसमें 3 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट में आपका जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगी, सेकंड में आपकी जो है पेमेंट ऑफ फीस होगी, देन आपको जो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने एंड अपलोड करने हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट के बारे में लिखा है कि कैंडिडेट को जो अप्लाई करना है ये इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, तो जैसे आप इस पे जाएंगे वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ यहाँ पे UDC स्टेनो एंड MTS इन ESIC विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन, जो आपको एक नई स्क्रीन पे ले जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर हेयर फॉर, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहाँ पे करेंगे। देन वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स लिखनी होंगी जो भी उसमें दी होंगी, नेम, अपने फादर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी। दिन क्या कि एक प्रोविजनल आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है जनरेट हो जाएगा सिस्टम के द्वारा और आपकी जो स्क्रीन पे आ जाएगा। कैंडिडेट को जो वो है अपना मतलब नोट डाउन कर लेना है, अगर वो चाहें तो इसे आप मतलब प्रिंट आउट में निकलवा सकते हैं। एंड ईमेल एंड जो आपको ये है कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड होगा वो आपको बाय ईमेल एंड SMS के द्वारा भी मिल जाएगा। देन लिखा है कि कैंडिडेट को जो इन द अनेबल टू कंप्लीट द एप्लीकेशन ही कैन सेव द डाटा बाय क्लोजिंग दैट, अगर वो अपना मतलब नई एप्लीकेशन फॉर्म है उसे नहीं भर पा रहा है कि हाँ उसे आगे डिटेल्स चाहिए, जो भी उसने डिटेल्स भरी हो उसको सेव कर सकता है बाय चूजिंग, वहाँ पे आएगा ऑप्शन आता रहेगा सेव एंड नेक्स्ट टैब का। प्रायर टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन कैंडिडेट, उन्हें जो भी अपनी डिटेल्स भरनी है तो उनको बेटर रहेगा कि पहले जैसे ही उन्होंने अपनी डिटेल्स भर दी हैं तो उसके बाद जो सेव एंड नेक्स्ट तभी करें जब उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई ये सेव है। तो लिखा है कि अपनी जो भी उन्होंने जानकारी भरनी है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही भरनी है। देन कैंडिडेट का जो भी उन्होंने लिखा है कि केयरफुली उन्हें फिल करनी है, अपने जो एडवाइस दी जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में बाद में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा अगर आपकी जो एक बार रजिस्ट्रेशन जो है बटन पे आपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन जो है क्लिक कर दिया है। देन लिखा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम होगा या फिर उसके फादर नेम या हस्बैंड नेम स्पेल्ड, उन्होंने जो भी उसकी स्पेलिंग वगैरह है वो वही लिखनी है जो उसके सर्टिफिकेट में या मार्कशीट या आइडेंटिटी प्रूफ में है। अगर कोई भी ऐसा मिसमैच हुआ तो उन्हें जो है सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन वही है कि आपने जो है अपनी डिटेल्स हैं उन्हें अच्छे से वैलिडेट कर लेना है कि हाँ वो सही है नहीं है। देन आपको जो है वैलिडेट योर डिटेल्स एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। वहाँ पे जो कैंडिडेट को अपनी फोटो वगैरह अपलोड करनी है, सिग्नेचर आ जाएंगी, जैसे कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वैसे वैसे उन्हें अपलोड करने हैं। देन अदर्स डिटेल्स वही है कि हाँ आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन ऑनली। देन आपको जो है क्लिक ऑन पेमेंट टैब पे करना होगा और आपको जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट करना होगा, क्लिक ऑन सबमिट बटन करना होगा कि हाँ सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है पेमेंट ऑफ फीस क्या रहेगी, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फीस है। जैसे यहाँ SC ST PWD डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस मैन के लिए जो फीस है वो 250 चार्जेस है। यहाँ पर दे रखे इन द फेस 1 रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनकी जो रहेगी 500 रहेगी। इसके अलावा देखिए कि जो बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे वो कैंडिडेट के द्वारा ही पे किए जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने मोड ऑफ पेमेंट लिखे कि आपको जो अपनी पेमेंट है वो एप्लीकेशन फीस कैसे पे करनी है, ऑनलाइन मोड से करनी है। यहाँ पे लिखे कि जैसे आप अपना एप्लीकेशन होंगे वो उसको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ पे आपने पेमेंट प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पे लिखा होगा कि हाँ आपने अपनी जो पेमेंट है वो करनी है, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं यानी रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड या मास्टरों से, या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से या IMPS से, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स की से भी की जा सकती है। आफ्टर सबमिटेड जब भी आप अपने इसमें पेमेंट की इंस्ट्रक्शंस भर देंगे, इन्फॉर्मेशन भर देंगे इन एप्लीकेशन फॉर्म में, आपने जो है लिखा है कि प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फ्रॉम द सर्वर, आपने वेट करना है और वहाँ पे लिखा होगा कि डोंट प्रेस या डोंट बैक या रिफ्रेश बटन नहीं करना है जब तक आपकी जो
प्रोसेस है, ट्रांजेक्शन है, वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे लिखेगी एक ई रिसिप्ट जो है जनरेट हो जाएगी। अगर लिखा है कि वो जनरेट नहीं हो जाती है, कोई फेलियर आ जाता है, तो ई रिसिप्ट इंडिकेट्स कई बार उसमें नहीं आपकी होती है, तो वहां पे आ जाएगा पेमेंट फेलियर। अगर पेमेंट फेलियर आ रहा है तो उन्हें जो अपना दोबारा से लॉग इन करना है, पूरा अपनी जो फीस वगैरह है वो दोबारा से करनी है। जब उनकी फीस पूरी तरह से हो जाएगी तो उनका जो ई रिसिप्ट होगी उनकी पेमेंट की, तो उन्होंने उसका प्रिंट आउट ले लेना है, जो भी उनका रहेगा। देन यहाँ पे वही दे रखा है। यहाँ पे बाकी उन्होंने दिया कि किन किन कैंडिडेट्स को आर प्रोवाइड टू द बेनिफिशियल अकाउंट इन विच दे वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड। उसके अलावा जो इन्हें रिफंड कर दिया जाएगा, उन्होंने देख लेना है कौन कौन कैटेगरी। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कौन कौन से अपलोड करने हैं, वही है कि हाँ फोटोग्राफ दे रखे कि आपकी फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, उसमें जो कलर वगैरह लाइट कलर्ड होनी चाहिए, प्रेफरली व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सीधा आपने कैमरे में देखना है, कोई ग्लव्स ना हो, कोई गॉगल्स ना पहने हो, आपने फ्लैश ना हो ताकि रेड आइज ना हो। साइज उसका जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन जो है 200 × 230 पिक्सल्स होना चाहिए, प्रेफर किया जाएगा। जो उसका स्कैन साइज होगा इमेज का वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। देन आपने देख लेना है। और इसके अलावा लिखे कि आपको जो अपनी फोटो अपलोड करनी है उसकी प्रिस्क्राइब्ड जो भी होगा वहीं पे ही अपलोड करनी है। देन यहाँ पे नेक्स्ट सिग्नेचर का दे रखा है कि सिग्नेचर आपकी जो है ब्लैक इंक से चाहिए और व्हाइट पेपर से चाहिए। और कैंडिडेट ने जो है ये कैंडिडेट के द्वारा होना चाहिए, ना ही किसी अदर के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि जब भी उनको बुलाया जाएगा तो उनके मैच करेंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। देन लिखा यही दिया हुआ है कि कैंडिडेट सिग्नेचर ऑन द अटेंडर शीट या अगर साइड एट द टाइम हो, तो अगर नहीं मैच होते हैं तो एप्लीकेशन जो है एप्लीकेंट जो है सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने साइज दिया हुआ है कि जो फाइल टाइप है वो जेपीजी या जेपीईजी होनी चाहिए। साइज जो है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट थंब इंप्रेशन दे रखे हैं कि व्हाइट पेपर पे ब्लू इंक से या ब्लैक इंक से कर सकते हैं। साइज जेपीजी इसमें होना चाहिए। साइज उसका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। देन यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। यहाँ पे लिखा है कि आपने जो अपना हैंड लेटर डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, जैसे दिया था वैसे ही लिखना है, अपनी राइटिंग में लिखना है एंड इंग्लिश में ही लिखना है और व्हाइट पेपर लिखना है, विद ब्लैक या ब्लू इंक से लिख सकते हैं। देन हैंड रिटन जो है एप्लीकेंट के द्वारा लिखा होना चाहिए, किसी अदर के द्वारा नहीं लिखा होना चाहिए। उसका यहाँ पे इन्होंने साइज दे रखा है कैसा कैसा होना चाहिए। देन स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट दे रखी है कैसे कैसे आपको करनी है, कि हाँ आपने उसी साइज में करनी है, कुछ ऐसा नहीं करना है। प्रोसीजर दे रखे है कि हाँ वहाँ पे प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग था। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जैसे आपके फोटोग्राफ के, सिग्नेचर के या थंब इम्प्रेशन के या हैंड राइटिंग के अपलोड करने के जो है अलग अलग लिंक हैं, तो कैंडिडेट ने देख लेना है कि जहाँ पे उनका अपलोड फोटोग्राफ है वहाँ फोटो ही करनी है, जहाँ सिग्नेचर है वहाँ सिग्नेचर करनी है, जहाँ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वहाँ थंब इम्प्रेशन करना है, और जहाँ यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो वहीं पे ही करने हैं। देन डिक्लेरेशन फाइल अगर उससे जैसे ही वो करेंगे, ब्राउज एंड सिलेक्ट द लोकेशन जहाँ पे उन्होंने करनी है, सिलेक्ट द फाइल जहाँ उन्होंने फाइल देख लेनी है जहाँ पे उन्होंने, देन क्लिक एंड अपलोड कर देना है, जहाँ से उन्होंने करनी ओपन करके अपलोड कर देंगे, वही है कि हाँ। देन यहाँ पे दे रखे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, लिखे कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म में डिसाइड जहाँ पे वो एग्जामिनेशन अपना देना चाहते हैं सेंटर, वो कर सकते हैं। लिखे यहाँ पे इन्होंने वही दिया कि एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन इन वेन्यू गिवन इन द रिस्पेक्टिव कॉल लेटर, आपके कॉल लेटर में आ जाएगा। अगर कोई आप चेंज करना चाहते हैं या एग्जामिनेशन हॉल के, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। देन ESI के पास जो है राइट है कि वो अगर चाहे तो किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल कर सकता है, अगर उन्हें चाहे तो वो ऐड भी कर सकता है। यही सब कुछ है। चॉइस ऑफ ओवरसाइट बाय द कैंडिडेट विल बी फाइनल, उनके द्वारा जो है वो फाइनल होगा। देन यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन दे रखी है कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या रहेगा, इन्होंने दे रखे फर्स्ट आपका जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो आपको क्वालिफाइड नेचर जो आपको क्लियर करना होगा, वो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका 1 आवर का होगा। टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे इन्होंने दिया कि 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पे इन्होंने उसके दिए हुए कितने सब्जेक्ट होंगे, जैसे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। देन जो है सेकंड जो दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, हिंदी इंग्लिश में होंगे। देन कॉन्टेम्परेरी एप्टीट्यूड होगा 25 होंगे, 50 यहाँ पे मार्क्स के होंगे और हिंदी इंग्लिश में होंगे। देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स के उसके क्वेश्चन होंगे, एंड जो ये इंग्लिश में होगा। यही इन्होंने दिया कि जो प्रीलिमिनरी है आपने जो है क्वालिफाई करना है, इसका आपके मतलब मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कहीं पे भी रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपका जो है 1/4 जो आपके मार्क्स का होगा वो काट दिया जाएगा। अगर आपने खाली लिया, अगर आपने कोई ब्लैंक छोड़ दिया तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। देन यहाँ पे देखे कि जो भी इसके लिए फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए होंगे, वो जैसे इन्होंने वैकेंसीज बताई है उसका 1:10 रहेगा, यानी उसके 10 टाइम्स होंगे ऑन द बेस ऑफ जो आपकी जो फेज 1 में जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है। देन यहाँ पे आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, ये आपका 200 मार्क्स का होगा, 200 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
2 आवर्स की आपकी टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं सेम वही रहेंगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप है। देन लिखा है कि आपका जो भी जो आपके फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन में आपने मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके आधार पे जो आपकी सिलेक्शन होगी। यहाँ पे भी आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप किसी का क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके जो क्वेश्चन का जो है 1/4 जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे फेज 2 से मतलब फेज 3 के लिए, इसके जो है फेज 3 भी है यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, तो वो आप 1:5 होगा यानी जो भी इसके थे उसका 5 टाइम होगा ऑन द बेसिस जो इसके मेन एग्जामिनेशन में मार्क्स हैं उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे इनका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे दे रखे प्रिपरेशन फॉर 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स के लिए 10 मार्क्स होंगे। यहाँ पे लिखा इतने इतने होंगे मतलब 10 मार्क्स का इसका होगा। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग इसका 20 मार्क्स होगा। प्रिपेयरिंग ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूलाज ये 20 मार्क्स हैं। टोटल आपका 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट का और 30 मिनट्स दिए जाएंगे। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे आपके मतलब प्रीलिम यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। क्वालिफाइंग फेज 1 में रहेंगे, क्वालिफाइंग मेन एग्जामिनेशन में 45 रहेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 45 है, उन्हें क्लियर करने हैं जो दोनों एग्जाम है। OBC वालों के लिए 40, EWS वालों के लिए वालों के लिए 40 है। SC ST एंड एक्स सर्विस मैन के लिए जो है 35 है और जो PWD कैटेगरी है उनके लिए 30% है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन फेज 3 कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड। जो भी इसका होगा आपका जो थर्ड इन्होंने दिया हुआ है फेज 3 है वो जो डिसाइड किया जाएगा कि उसमें क्या मतलब इनके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो ESI के द्वारा ही किए जाएंगे। देन यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने स्टेनोग्राफर के लिए दे रखी है कि फेज 1 आपका होगा। यहाँ पे टोटल आपके फेज 2 होंगे। एक तो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, जैसे उसमें आपके टोटल 3 फेजेस थे, इसमें आपके 2 होंगे। फर्स्ट में आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, सेकंड में आपका जो है स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाई नेचर का होगा और ये आपका जो है इसके आधार पे जो है सेकंड में किया जाएगा। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 200 मार्क्स का होगा, आपके 200 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है इसका क्या रहेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए होगा। इसमें आपको गलत अगर अंक देते हैं, अगर आपने गलत उसमें आंसर भरा है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको जो इसको बुलाया जाएगा जो 10 टाइम्स होगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि हाँ ये इसमें दे रखे कि 1 डिक्टेशन ऑफ 10 मिनट्स की होगी, इन इंग्लिश या हिंदी में होगी। जो कैंडिडेट एट द स्पीड उनकी जो स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट होगी। और आपका जो भी होगा ये कंप्यूटर पे होगा। यहाँ पे इन्होंने नीचे दी हुई है कि कौन कौन सी लैंग्वेज होगी। स्किल टेस्ट के लिए हिंदी और इंग्लिश होगी। टाइमिंग दे रखी है क्या क्या रहेगी। यहाँ पे उन्होंने मार्क्स दे रखे हैं कितने कितने रहेंगे। नेक्स्ट है जो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ का रहेगा। यहाँ पे इसके भी जो है 2 एग्जामिनेशन होंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं जस्ट इसके 2 ही होंगे। एक आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा और सेकंड जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा ये आपका 1 आवर का होगा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। और ये क्वालिफाइड नेचर मतलब आपको क्लियर करना है। 200 मार्क्स के होगा ये, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है और ये आपका क्वालिफाइड नेचर होगा। और जिसके मतलब कोई मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं क्रिएट की जाएगी। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके जो क्वेश्चन क्या है वो 1/4 जो मार्क्स है काट लिया जाएगा। और जो इसमें कैंडिडेट को नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए बुलाया जाएगा वो आपकी जो इसमें टोटल वैकेंसीज है उसका जो भी रहेगा वो 10 टाइम्स गुना बुलाया जाएगा। देन आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स होंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी जो आपने फेज 2 मेन एग्जामिनेशन में मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके आधार पे होगी। और इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं क्या क्या होने चाहिए। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 है, OBC एंड EWS के लिए 40% है, SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए जो 35 और जो PWD कैटेगरी है उसके लिए 30% है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि कैंडिडेट ने अप्लाई करना है इसी मोड से करना है, इसी वेबसाइट से करना है। अगर किसी अदर मोड से करते हैं या किसी अदर मीन से करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर किसी मतलब यही दे रखे कि अगर आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है सबमिट का, अगर उन्होंने अपना सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है कैंडिडेट को जो है। यहाँ पे उन्होंने दिखे कि रिक्वायर्ड टू सबमिट, उन्हें कोई भी बाय पोस्ट या बाय हैंड नहीं सबमिट करना है। वही सब कुछ सेम वही दे रखे कि हाँ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन फर्स्ट, वो एक से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट 1 पोस्ट के लिए कर सकते हैं इन UDC इन सेम एंड डिफरेंट रीजन एंड स्टेट में। देन यहाँ पे वही दे रखे कैंडिडेट को अगर एक बार उन्होंने सबमिट कर दिया तो वो अपना कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है कि उन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो एक्टिव करना है, तक कोई भी डिटेल्स आएंगी उसी पे ही आएंगे। कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले जो भी उसमें इंस्ट्रक्शंस है उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है कि जो भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैच है नहीं है। देन यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर दे रखा है कि कैंडिडेट को इसकी वेबसाइट से जाके ऑनलाइन टेस्ट के कॉल लेटर करना होगा। यहाँ पे ना दे रखे कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू यूज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर डाउनलोडिंग द नंबर। ये सारा कुछ देख लेना। यहाँ पे रिपोर्टिंग लेट लिखा है कि अगर जो है वो
मेंशन ऑन द पीरियड टू स्टार्ट ऑफ द टाइम। तो द एग्जामिनेशन से जो 1-2 घंटे पहले उन्हें रिपोर्ट वगैरह करना है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे, अपना जो है वहाँ पे उन्हें किया जाएगा। उन्होंने अपना एक जो है आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, यहाँ पे दे रखे पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड या ये सब कुछ लेके आना है जिन पे उनकी फोटो हो। देन यही सब कुछ है। राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है। यहाँ पे दे रखा है कि प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एट कोर्स गाइडलाइंस फॉर पर्सन, ये उनके लिए है कि हाँ अगर क्या उन्हें अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाने होंगे, ये उन्हीं के लिए ही है। अदर्स इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट पर यही है कि अगर कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से करते हैं, अगर वो अपने कैटेगरी का बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो उन्हें अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। उसका यहाँ पे लिखा है कि प्रिस्क्राइब में, अगर वो ईडब्ल्यूएस है तो उन्हें इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। अगर वो एक्स सर्विसमैन है तो उन्हें जो भी अपने सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाने हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले करवा लेने हैं। अप्लाई करने से पहले उन्होंने देख लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। जो इसकी क्लोजिंग डेट इन्होंने दे रखी है कि 15 फरवरी है, और जो आपकी डेट, एज लिमिट या एसेंशियल क्वालिफिकेशन या अदर क्राइटेरिया है वो 15 फरवरी 2022 तक ही काउंट किया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है फाइनल होगा, जो भी डिसीजन होगा वो एएसआई का ही होगा फाइनल, कोई भी मैटर में। देन डिस्क्वालीफाई दे रखे, क्लोजिंग डेट दे रखी है, ये रहेगी कब इसका एप्लीकेशन आया था। तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा इसका कि हाँ आपका क्या रहेगा, क्या डिटेल्स हैं, क्या है इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से इसमें राउंड हो गए आपके, जैसे 3 पोस्ट हैं, कितने आपके उसमें एग्जामिनेशन होंगे, क्या रहेगा। तो यही सारा कुछ है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।